देखिए आज हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं साझेदारी फर्म का विखंडन। मतलब साझेदारी फर्म कब टूट जाती है और किस किस रीजन से टूट जाती है, क्या क्या होता है कि साझेदारी फर्म जो होती है वो मतलब क्या क्या रीजन से वो साझेदारी फर्म का टूटना बिखरना होता है। ठीक है, तो साझेदारी फर्म का विखंडन का मतलब हमने आपको बता ही दिया कि साझेदारी फर्म का टूटना ही, साझेदारी फर्म का समाप्त होना ही साझेदारी विखंडन, फर्म विखंडन कहलाता है। ठीक है, अब देखिए इसकी रीतियां क्या होती हैं या उसके प्रकार क्या होते हैं। देखिए पहला होता है समझौते या ठहराव द्वारा समापन। मतलब क्या बोल रहा है कि आपने अगर 1 साल के लिए कॉन्टेक्ट किया है, आपने फर्म बनाई और उसमें कॉन्टेक्ट कर लिया कि 1 साल का, 5 साल का, 10 साल का, मतलब टाइम लिमिट के हिसाब से, तो आपने समझौते से या कॉन्टेक्ट बेसिस पर आपने क्या कर दिया, साझेदार फर्म बनाई। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म बनाई है, तो उसका क्या होगा, वो साझेदारी फर्म जैसे आपका टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा तो आपका समापन हो जाएगा। ठीक है, तो पहला रीजन तो ये होता है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरा होना टाइम निश्चित के हिसाब से, तो साझेदारी समाप्त हो जाती है फर्म। ठीक है, दूसरा होता है अनिवार्य समापन। अनिवार्य मतलब किसी ऐसे तरीके से समापन होना, जैसे मान के चलिए किसी आदमी की मृत्यु हो गई साझेदारों में से, ठीक है, या फिर किसी कोई पागल हो गया, ठीक है, कोई अस्वस्थ हो गया जिसको करने में जो कंफर्टेबल नहीं है उस कार्य को, ठीक है, या कोई दिवालिया घोषित हो गया। ठीक है, तो ये सीन होते हैं आपके अनिवार्य समापन में। मतलब अनिवार्य ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर आपका एक पार्टनर उस फर्म से अलग हो रहा है तो या तो फर्म को समाप्त कर दिया जाए या फिर उसकी रिजोल्यूशन के हिसाब से या फिर उसके तरीके के हिसाब से फर्म, मतलब फर्म टूट ही जाती है। एक बात ये ध्यान रखिए कि फर्म टूट जाती है क्योंकि नई फर्म के लिए नया कॉन्टेक्ट बनता है। ठीक है, अब तीसरा होता है सूचना द्वारा समापन। मतलब सूचना देकर समापन करना, मतलब कोई इंसान का क्या, जो 2 या 3 पार्टनर्स हैं उनके बीच झगड़ा हो गया तो हमने सूचना कर दी कि हमें अब कार्य नहीं करना साथ में, तो हम समापन करना चाहते हैं। या फिर क्या हुआ, अभी हमने बताया यहाँ पे दिवालिया वाला सीन, तो यहाँ पे भी वो दिवालिया वाला घोषित होगा क्योंकि अगर मान के चलो कोई भी इंसान अस्वस्थ या दिवालिया या कुछ भी हो जाता है तो क्या होता है, हम सूचना देकर क्या कर सकते हैं, उसे समाप्त कर सकते हैं साझेदारी फर्म को। ठीक है, अब तीसरा होता है न्यायालय द्वारा समापन। अब न्यायालय कब घोषित करता है, जैसे मान के चलिए आपने कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं किया, ठीक है, या फिर आप उस कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन कर रहे हैं, मतलब जो भी आपके साझेदारी फर्म के जो रूल्स हैं उन रूल्सों को आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो क्या करती है न्यायालय क्या कर देती है, आपके कॉन्ट्रैक्ट को खारिज कर देती है। ठीक है, जैसे मान के चलिए आप सदस्य आपके 50 से ज्यादा हो गए, साझेदारी फर्म की लिमिटेशन होती है 50 सदस्यों की, अगर 50 से ज्यादा सदस्य हो गए आपकी पार्टनरशिप फर्म में तो भी न्यायालय क्या करेगी, उसको समापन कर देगी साझेदारी फर्म का। ठीक है, अब होता है आकस्मिक घटनाओं के घटित होने पर समापन। आकस्मिक मतलब कुछ भी ऐसा घट जाए, जैसे मृत्यु होना। ठीक है, यहाँ पे तो अनिवार्य समापन जो होता है जो इंपॉर्टेंट कार्य के द्वारा हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आकस्मिक घटनाओं के घटित होने पर मतलब आकस्मिक कुछ भी हो जाए, सडनली इंसान मर जाए या फिर कहीं बाहर चला जाए, कुछ भी उसकी मतलब वो कुछ भी ऐसा कार्य कर रहा हो उसके लिए उसे बाहर जाना पड़े, कुछ भी हो जाए, मतलब कुछ भी घटित हो जाए तो उस पर समापन हो जाता है, तो वो कहलाती है आपकी क्या, आकस्मिक घटनाओं के घटित होने का समापन। ठीक है, ये थी आपकी फर्म का जब समापन होता है, फर्म जब बंद होती है तो क्या होता है, बंद करने के लिए आपको एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाना पड़ता है। ठीक है, तो रियलाइजेशन अकाउंट मतलब क्या बोलते हैं हिंदी में, रोकीकरण या वसूली खाता। ठीक है, तो जब क्या करेंगे, पहली एंट्री देखिए कैसे बनती है, संपत्तियों का वसूली खाते में अंतरित करने पर, संपत्तियों को रोकीकरण या वसूली खाते में अंतरित करने पर, मतलब उस पर ट्रांसफर करने पर संपत्तियों, तो क्या बनती है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू वेरियस एसेट्स अकाउंट। अब वेरियस का मतलब होता है बहुत सारी प्रकार की संपत्तियां तो आपको मैंने आपको बताया ही था कि 1 साल से ज्यादा जो भी चीजें चलती हैं वो आपकी संपत्तियां कहलाती हैं। ठीक है, जैसे आप मशीन, मतलब समझ लीजिए कोई भी वस्तु जो आपकी 1 साल से ज्यादा चलती है वो आपकी क्या कहलाती है, संपत्तियां कहलाती हैं। ठीक है, जैसे मशीन, फर्नीचर, ठीक है, बिल्डिंग, ये सब चीजें आपकी संपत्तियां। तो कोई सी भी संपत्ति है जो आप वहां पे संपत्ति के बारे में जिसका जिक्र हो रहा होगा वही संपत्ति लिखना है। ठीक है, अब फिर बोल रहा है दायित्वों का रोकीकरण या वसूलीकरण खाते में अंतरित करना। मतलब दायित्व मतलब होता है लायबिलिटीज को, लायबिलिटीज में वो चीजें आती हैं जैसे मान के चलिए आपका P&L का क्रेडिट बैलेंस, ठीक है, और रिजर्व आपके जो भी आपने इकट्ठा करके रख रखा है बाद में यूज करने के लिए, वो कहलाती है आपकी लायबिलिटीज। ठीक है, तो जहाँ पे कोई भी लायबिलिटीज आई जो लिख रही होगी क्वेश्चन में वो लायबिलिटीज, फिर टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट है संपत्तियों का विक्रय करने पर। जब संपत्तियों को सेल करेंगे वहां पर लिख रहा होगा कौन सी संपत्ति, मशीन सेल की गई है तो एंट्री बनेगी अपनी कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, फिर बोल रहे हैं किसी साझेदार द्वारा संपत्ति लिए जाने पर, हम संपत्ति क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं किसी साझेदार से, तो क्या कर रहा है, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है,
अब देखो फिफ्थ पॉइंट है आपका फर्म के दायित्वों को नगद भुगतान करने पर। अगर उनका भुगतान नगद कर रहे हैं तो क्या बनेगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक अकाउंट। ठीक है, फिर बोला है फर्म के दायित्व किसी साझेदार द्वारा लिए जाने पर अथवा उसके द्वारा भुगतान करने पर। मतलब क्या बोला है, फर्म के दायित्व को किसी साझेदार द्वारा लिया जा रहा है या उसका भुगतान कर रहे हैं, तो क्या बनेगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। ठीक है, फिर बोल रहा है विखंडन या वसूली व्यय का भुगतान करने पर। अब विखंडन या वसूली व्यय का खर्चा का भुगतान कर रहे हैं तो क्या बनेगी, यदि फर्म द्वारा भुगतान किया जा रहा है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक अकाउंट। ठीक है, और यदि किसी साझेदार द्वारा व्यय का शोधन का दायित्व होने पर बैंक के साझेदार द्वारा भुगतान हो रहा है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। देखिए आपका 8 पॉइंट है किसी साझेदार को विखंडन कार्य हेतु पारिश्रमिक का भुगतान करने पर, मतलब उसके खर्चे का भुगतान करने पर, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। ठीक है, आप बोल रहे हैं वसूली खाता बंद करने पर। अगर वसूली खाता बंद हो रहा है और आपका डेबिट शेष बच रहा है, हानि हो रही है मतलब आपके अकाउंट में। ठीक है, मतलब क्या करते हैं हम, देखिए पहले तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट की अमाउंट को सारा जोड़ लेंगे, फिर क्रेडिट की सारे एंट्रीज की अमाउंट को जोड़ लेंगे। फिर क्रेडिट, अगर क्रेडिट वाला ज्यादा होता है डेबिट वाले से तो आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है, और अगर डेबिट वाला ज्यादा होगा क्रेडिट वाले से तो आपको क्या होगा, लॉस होगा। तो आपको लॉस हो रहा है तो एंट्री बनेगी पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, और फिर अगर क्रेडिट से हो रहा है, लाभ हो रहा है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट, अपोजिट एंट्री बन जाएगी। ठीक है, और फिर 10 है आपका साझेदार द्वारा ऋण का भुगतान करना है, मतलब लोन लिया है आपने उसका भुगतान कर रहे हैं तो पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक। देखिए अब 11 पॉइंट है अवितरित लाभ संचय कोष, मतलब जो वितरण नहीं किया गया, मतलब जो बांटा नहीं गया है वह प्रॉफिट जनरल रिजर्व फंड एंड प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट, मतलब क्रेडिट का जो शेष बचता है उसे क्या करने पर, पीएनएल के जो क्रेडिट का जो शेष बचता है उसे चालू पूंजी खाते में करने पर, तो क्या बनेगी एंट्री, पीएनएल अकाउंट डेबिट रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। ठीक है, फिर बोल रहे हैं साझेदार के चालू खाते का शेष साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित करने पर, मतलब जो आपके चालू खाते का शेष बच रहा है पूंजी खाते में हस्तांतरित करने पर, तो क्या बनेगी, पहला पॉइंट है साझेदार के चालू खाते का डेबिट शेष बच रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, और क्रेडिट शेष बच रहा है तो पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, मतलब अपोजिट एंट्री कर देंगे। ठीक है, अब देखिए 13 एंट्री है आपकी साझेदारों के पूंजी खाते बंद करने पर, मतलब पहले तो आपका चालू खाते बंद करने पर चालू खाते की एंट्री बन रही थी। ठीक है, अब पूंजी खाते बंद करने पर, अगर पूंजी खाते का शेष डेबिट में आता है तो क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट बैंक, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या फिर क्या होगा, अगर क्रेडिट आता तो अपोजिट एंट्री बन जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक अकाउंट। तो ये थी आपकी एंट्रीज। ठीक है, देखिए अब बना रहे हैं हम, अभी तक हमने बनाई थी रियलाइजेशन की एंट्रीज। ठीक है, अब बना रहे हैं हम रियलाइजेशन का क्या, अकाउंट। ठीक है, खाते मतलब। ठीक है, तो वसूली खाता बना रहे हैं हम, ध्यान रखिए। ठीक है, तो अगर देखिए आपकी कोई भी एसेट्स होती है, सारी एसेट्स जो आप खरीदेंगे, ठीक है, जो आपके पास आएंगी वो यहाँ पर आएंगी। ठीक है, कोई भी एक्सपेंसेस होगा वो यहाँ पर आएगा। पार्टनर्स ने अगर कोई भी लायबिलिटी स्वीकार की होगी वो यहाँ पर आएगी। ठीक है, और ये वाला सीन अभी बताएंगे। पहले देखिए अगर आपके पास लायबिलिटीज आ रही है, लायबिलिटीज खरीदी गई है, आपने लायबिलिटीज ली गई है आपके क्वेश्चंस में, तो यहाँ पर आएंगी। ठीक है, और अगर प्रोविजन या रिजर्व ऑन एसेट, मतलब अगर कोई भी संपत्ति पर कोई भी रिजर्व दिया जा रहा है वो यहाँ पर आएगा। जैसे मान के चलिए बैड डेट्स रिकवर्ड होता है, ठीक है, वो डेटर्स पर दिया जाता है और डेटर्स हमारी एसेट्स होती है तो यहाँ पर आएगा। ठीक है, अगर कोई एसेट का सेल हो रहा है तो यहाँ पर आएगी। ठीक है, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अगर कोई क्या कर रहा है, स्वीकार कर रहा है, मतलब उसे एक्सेप्ट कर रहा है एसेट्स को, तो यहाँ पर आएगी। ठीक है, और अगर देखिए इन सबको जोड़ने के बाद इनको घटाएंगे तो अगर प्रॉफिट निकल रहा है, अगर ये वाली वैल्यू ज्यादा आ रही है तो प्रॉफिट निकलेगा माइनस करके। ठीक है, और ये वाली वैल्यू ज्यादा आ रही है, ये वाली वैल्यू ज्यादा आ रही है तो लॉस निकलेगा। तो फिर क्या करेंगे, इसमें इसे जोड़कर इसे घटाएंगे, फिर आपका लॉस निकलेगा। ठीक है, और प्रॉफिट कैसे निकलेगा, इन सबको जोड़कर ये सब घटाएंगे तब आपका प्रॉफिट निकलेगा। ठीक है, देखिए ये वाला सीन जो था एक्सेप्ट लायबिलिटीज, मतलब वहां पे लिखा हुआ होगा क्वेश्चन में कि आपके पार्टनर ने ये स्वीकार कर लिया है। ठीक है, मतलब ए आया हमारे पास, ए ने स्वीकार कर लिया लायबिलिटीज, ऐसी ऐसी का दे रखा होगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्या, रियलाइजेशन अकाउंट। अब आगे की क्लास हम कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं पर ओवर करते हैं।